दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम शिक्षा, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं, प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक इसे माना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे 2 से 7 वर्ष तक माना, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक माना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे 11 वर्ष से वयस्कावस्था तक प्याजे ने ये जो है संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है इसकी अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। दोस्तों ये जो वीडियो है ये सभी प्रकार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। संज्ञानात्मक विकास, देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञान से तात्पर्य मन की उन अंदरूनी प्रक्रियाओं और उत्पादों से है जो जानने की ओर ले जाती है, उसे संज्ञान कहा जाता है। इसमें सभी मानसिक गतिविधियां शामिल होती है जैसे ध्यान देना, याद करना, सांकेतिकरण, वर्गीकरण, योजना बनाना, विवेचना, समस्या हल करना, सृजन करना और कल्पना करना। ये समस्त जो मानसिक गतिविधियां हैं ये संज्ञान में शामिल होती हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत में इस बात की विवेचना की जाती है कि व्यक्तियों में स्वयं के प्रति व अपने वातावरण के प्रति विवेक है वो किस प्रकार विकसित होता है। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें ये जाना जाता है कि व्यक्तियों में स्वयं के प्रति और अपने जो वातावरण है उसके प्रति जो विवेक है वो किस प्रकार से विकसित हो रहा है, ये ध्यान है इसके द्वारा लगाया जाता है। अपनी साधारण मानसिक क्षमताओं के चलते हम पृथ्वी की समस्त प्राणियों के बीच श्रेष्ठ हो जाते हैं। सरल शब्दों में एक व्यक्ति के विभिन्न मानसिक क्रियाओं जैसे जानना, तर्क करना, भाषाई संप्रेषण, नए शब्दों एवं नई जानकारी याद करना, विभेदीकरण आदि की योग्यता का विकास है संज्ञानात्मक विकास ही होता है। क्रो ने इस संबंध में कहा है, देखो परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल व्यवहार की योग्यता में वृद्धि ही मानसिक विकास है। अब देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। पहली है बोध को महत्व दिया जाता है। इस सिद्धांत में किसे महत्व दिया जाता है? बोध को महत्व दिया जाता है। विवेक अंतर्दृष्टि पर इसमें बल दिया जाता है। इस उपागम में अधिगम को जटिल प्रक्रिया माना जाता है जिसके फलस्वरूप संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा आता है। देखिए विभेदीकरण क्या होता है? स्वयं के व वातावरण के विशिष्ट पहलुओं में क्या करता है? परिवर्तन करता है, उसे क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है। सेकंड है सामान्यीकरण, अवधारणाओं में वर्गीकरण व एकीकरण करता है, यह होता है सामान्यीकरण। पुनर्संरचना, विभेदीकरण व व्यापकीकरण के बाद संज्ञानात्मक संरचना को पुनः व्यवस्थित करना पुनर्संरचना कहलाती है। अधिगम को सक्रिय व गतिशील प्रक्रिया मानना बालक ज्ञान का निर्माण करता है। यह अधिगम समप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान व उच्च मानसिक प्रक्रिया में बहुत उपयोगी होता है। यह उपागम मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना व समस्या समाधान को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। व्यवहार की व्याख्या आत्मगत अनुभूति या संज्ञान के संदर्भ में यह सिद्धांत करता है। आत्म पुनर्बलन व सूचना संसाधन पर यह सिद्धांत बल देता है। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत की विशेषताएं थी। अब पियाजे ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है वो क्या है और किस प्रकार उन्होंने बच्चों की सोच का विकास यानी उसका अध्ययन किया, ये हम जानते हैं कि पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है। स्विस मनोवैज्ञानिक, कहाँ के रहने वाले थे ये? स्विस के। और दार्शनिक जान पियाजे 1896 से 1960 तक इनका काल है, ने बच्चों में सोच के विकास का विस्तार से इन्होंने अध्ययन किया जिसे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। पियाजे के अनुसार मानव शिशु शुरुआत में संज्ञानी जीव नहीं होते। ये पियाजे मानते हैं कि मानव जो शिशु होता है वो शुरुआत में संज्ञानी नहीं होता है, इसके बजाय अपनी बोधात्मक और गत्यात्मक गतिविधियों के द्वारा मनोवैज्ञानिक ढांचे, अनुभवों से सीखने के संगठन तरीके जिनके द्वारा बच्चे ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से खुद को अपने वातावरण के अनुकूल ढाल पाते हैं और बनाते हैं और उस वातावरण के अनुसार अपने को निखारते हैं। ये जीन पियाजे के मानव शिशु के संबंध में विचार है।
इन ढांचों को विकसित करते समय बच्चे बहुत गहन रूप से सक्रिय रहते हैं। वे अनुभवों के मौजूदा ढांचों का उपयोग करते हैं, उसका चयन, उसका चुनाव करते हैं और अर्थ निकालते हैं तथा वास्तविकता के और बारीक पक्षों को ग्रहण करने के लिए उन ढांचों में बदलाव करते हैं। प्याजे का मानना है कि बच्चे उनकी दुनिया के लगभग समस्त ज्ञान को उनकी अपनी गतिविधियों के द्वारा खोजते या निर्मित करते हैं। अतः प्याजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला रचनात्मक मार्ग कहा जाता है। प्याजे ने बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या करते हुए बुद्धि को अर्जित योग्यता बताया है। बुद्धि के संबंध में क्या विचार है उनके कि बुद्धि है वो एक अर्जित योग्यता है। प्याजे बुद्धि को अनुकूलन व संगठन की प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। संगठन क्या है? प्याजे के अनुसार स्कीमा या बौद्धिक संरचना में समन्वित रूप को इन्होंने संगठन नाम दिया है। अब संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्याजे की जो अवधारणा है वो देखिए क्या है। पहली है स्कीमा, व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार का तरीका या जो ढंग है उसे इन्होंने स्कीमा कहा है। क्या कहा है? स्कीमा, कि व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो हमारा व्यवहार का जो तरीका है वो क्या है? स्कीमा है। जिंदगी के विशेष पहलू या क्षेत्र के बारे में सूचनाओं को संगठित रचना ही क्या है? स्कीमा माना है। कि जब अपनी जो जिंदगी है, जिंदगी के जो पहलू हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में जो हम सूचनाओं को संगठित करते हैं, उनकी संरचना जो करते हैं, उसे क्या माना है इन्होंने? स्कीमा माना है। स्कीम्स देखिए क्या होता है, व्यवहारों को संपठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। जैसे बालक है स्कूल में प्रतिदिन ड्रेस पहनना, जूता पहनना, ये जो प्रक्रियाएं हैं उनको वो है आसानी से दोहराता है, रोजाना दोहराता है। ये क्या है? स्कीम्स हैं। प्याजे के अनुसार मानव विकास के 3 पक्ष हैं। देखिए कौन कौन से पक्षों की इन्होंने चर्चा की है। जैविक परिपक्वता, दूसरा भौतिक पर्यावरण के द्वारा अनुभव, सामाजिक पर्यावरण के द्वारा अनुभव। ये 3 हैं वो मानव विकास के 3 पक्षों की चर्चा जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में की है। यहाँ से दोस्तों ये प्रश्न बनता है कि जीन प्याजे ने मानव विकास के 3 पक्ष कौन कौन से माने हैं या इनमें से कौन सा नहीं माना है। ये इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से बनता है। इन तीनों पक्षों में समन्वय करने वाली स्वचालित विकास प्रक्रिया को संतुलन या स्कीमा ही कहा जाता है। ये जो तीनों जो प्रक्रिया मानव विकास के जो 3 पक्ष है, इन तीनों पक्षों में क्या करना है? समन्वय। और जो स्वचालित विकास की जो प्रक्रिया उसे संतुलीकरण या स्कीमा जीन प्याजे ने कहा है। सेकंड है अनुकूलन। व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश के साथ अनुकूलन करता है, जिसके लिए वह निम्न प्रक्रियाएं अपनाता है। पहली, समावेशीकरण या आत्मीकरण, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ना। देखिए दोस्तों, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि संज्ञानवादी सिद्धांत में समावेशीकरण, आत्मीकरण क्या होता है। इसका सही उत्तर है पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ना क्या है? समावेशीकरण या आत्मीकरण। देखिए क्या होता है, यह है ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान में पहले से सीखी गई मानसिक प्रक्रिया की सहायता लेता है। बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से बनी योजना का प्रयोग स्कूल पूर्व की बच्ची पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर घोड़ा कहती है। ये क्या है? समावेशीकरण। यानी उस बच्ची ने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान के साथ अपने विचारों को क्या कर दिया? उसने जोड़ दिया है। और जैसे ही उसने ऊंट को देखा, चिड़ियाघर में ऊंट को देखा, देखते ही उसके मन में विचार आया कि पूर्व ज्ञान क्या था कि ये घोड़ा है। तो उसने जैसे अपने मुंह से, उसके मुंह से बरबस निकल जाता है कि ये घोड़ा है। ये यानी उसके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? समावेशीकरण, आत्मीकरण हो गया। अब देखिए समायोजन क्या होता है? नई योजना बनाना या पुरानी को संशोधित करना। देखो दोनों में अंतर सीधा स्पष्ट हो रहा है। समावेशीकरण यानी आत्मीकरण, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या विचार को जोड़ना। पुराना ज्ञान है, पुराने विचार है, उसमें नवीन विचारों को जोड़ दिया, वो हो गया समावेशीकरण। और समायोजन में नई योजना बनाना, पुरानी योजना यहाँ पे नहीं है, नई योजना बनाना, और पुरानी जो योजना है उसको क्या करना है? संशोधित करना है। और समावेशीकरण में पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ा है, संशोधित नहीं किया है। लेकिन संशोधित किस में करेगा? समायोजन में करेगा। जैसे ऊंट को देखते ही उसे कुबड़ वाला घोड़ा कहना, तय विचारों को, यानी अब उसने क्या कर दिया? उसने क्या कहा है कि ऊंट को देखते उसने क्या कहा? कुबड़ वाला घोड़ा कहा। यानी जो उसकी जो उसके सामने जैसे ही ऊंट आया,
ऊँट को देखा उसने, देखते ही उसने जो पुराने विचार है उसको संशोधित कर दिया और उसने क्या कह दिया, कुबड़ वाला, कि जिसको उसके कुबड़ है तो उसने कह दिया कुबड़ वाला घोड़ा, संशोधित कर दिया उसने। तय विचारों को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना, पुरानी स्कीमा के काम ना करने पर पुराने के साथ समायोजन करना ही समायोजन प्रक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि हम परिस्थितियों को अनुकूल बना दें तो यह सातवीकरण है, और यदि हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाएं तो यह स्मंजन या संधानीकरण है। यदि हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देते हैं, परिस्थितियां अपने अनुकूल बन जाती हैं तो वो हो गया सातवीकरण। और यदि हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाते हैं, यदि हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाते हैं तो वो है स्मंजन या संधानीकरण। संतुलीकरण, समावेशीकरण व समायोजन में संतुलन। जैसे एक बच्ची जब कुछ समय बाद किताब में चित्र देखने पर कहती है और टीवी में देखने पर भी ऊँट बोलती है, यह मानसिक संतुलन की अवस्था। आत्मीकरण व स्मंजन की पूरक क्रिया संतुलन पैदा करती है। नई स्कीम विकसित करना व पुरानी स्कीम में परिवर्तन करना क्या है, संतुलीकरण है। यानी नई स्कीम विकसित हो गई और पुरानी स्कीम में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, संशोधन नहीं हुआ है। पुरानी स्कीम में संशोधन नहीं हुआ, परिवर्तन आ गया है, तो यह क्या है, संतुलीकरण है। प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके बुनियादी जो लक्षण, प्याजे का मानना है कि बच्चे 4 चरणों से होकर गुजरते हैं। ये यहाँ से जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसका मुख्य टॉपिक अब शुरू होता है। दोस्तों देखिए, वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। संज्ञानात्मक जो अवधारणा है जीन प्याजे की, ये हम पूरा इस वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में आप कभी भी जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को भूल नहीं पाएंगे, और ना ही इससे संबंधित जो प्रश्न हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं वो कभी आप गलत भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, 4 जो चरण हैं जिससे बच्चे गुजरते हैं, जीन प्याजे ने जो माना वो कौन कौन से हैं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 नाम जीन प्याजे ने दिए, संवेदी, पूर्व, स्थूल, औपचारिक। पहली को उन्होंने माना संवेदी, दूसरी जो अवस्था है उसे उन्होंने माना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी को उन्होंने स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, चौथी को उन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, और विस्तार से अध्ययन करने के साथ में एक सारणी के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा इन चारों जो अवस्थाओं को एकमात्र सारणी के द्वारा इसी वीडियो में बताया जाएगा। आप दोस्तों इस वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी देखें, संज्ञानात्मक विकास को जानें। संवेदी क्रियात्मक अवस्था या ज्ञानात्मक संवेद पेशीय अवस्था इसे कहा जाता है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी पहली जो अवस्था है इसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ज्ञानात्मक संवेद पेशीय अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष तक यह संवेदी क्रियात्मक अवस्था रहती है। इसका नाम प्याजे की इस अवधारणा का द्योतक है कि शिशु और चलना शुरू करने वाले, यानी जन्म से 2 वर्ष तक की आयु है। हमें ये ध्यान में रखना है कि शिशु है, बच्चा है, वो चलना शुरू करने, बच्चा अपनी आँखों, कानों, हाथों से अन्य संवेदी जो क्रियाएं हैं, क्रियात्मक क्रियाएं करता है। उस समय कब, जब वह जन्म से 2 वर्ष तक का रहता है, तब वह अपने हाथों से, अपने चलने से, आँखों से इत्यादि से वो क्रियात्मक जो संवेदी क्रियाएं करता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचान करने की कोशिश करना, वस्तु को पकड़ना, मुंह में डालकर अध्ययन करना, ये सब क्रियाएं वह शिशु जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक करता है। ये हम बच्चे को देखते हैं, बच्चे हमारे घर में होते हैं तो हम उन्हें इस प्रकार की जो क्रियाएं बच्चे करते हैं उनका अध्ययन हमने किया है कि बच्चे क्या करते हैं, चलने फिरने से, अपनी आँखों से अपने हाथ मार करके वो क्रियाएं करता है। वे सभी अपने दिमाग में बहुत सी मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। बच्चा ज़्यादा मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाता है क्योंकि वह शिशु होता है, छोटा होता है। प्याजे के अनुसार जन्म के समय शिशु अपने संसार के बारे में इतना कम जानते हैं कि वे सार्थक रूप से उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते। वर्ताकार प्रतिक्रिया उन्हें उनकी पहली योजना का अनुकूलन करने का साधन प्रदान करती है। इससे शिशु की स्वयं की अंग संचालन क्रिया में अनायास होने वाला नया अनुभव शामिल होता है। अब देखिए वर्ताकार प्रतिक्रिया क्या है। वर्ताकार प्रक्रिया दोस्तों ये है कि बच्चे को हमने देखा कि बच्चा एक ही क्रिया को बार बार करता है। किसी चीज़ को वह फेंकना
या किसी चीज़ को लुढ़काना, किसी चीज़ पर हाथ पाँव मारना, वो बार बार उसी क्रिया को करता है। ये होती है वर्ताकार क्रिया, यानी बार बार उसी क्रिया के इर्द गिर्द वह बच्चा घूमता है। वस्तु को फेंका, उठाया, फिर फेंक दिया, फिर उठाया, फिर ये वर्ताकार क्रिया प्रतिक्रिया शिशु अपने जन्म के समय करता है। यह प्रतिक्रिया वृत्ताकार इसलिए है क्योंकि शिशु किसी गतिविधि को बार बार दोहराने की कोशिश करता है। ये हमने इस बात को समझ लिया है। इसलिए कोई संवेदी क्रियात्मक प्रतिक्रिया जो पहले संयोग से हुई, बाद में वह मजबूत होकर एक नई योजना में बदल जाती है। यानी बच्चा जब हाथ पांव मारता है, किसी चीज़ को गिराता है, किसी चीज़ को फेंकता है, तो बार बार प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करने से वह शिशु के लिए तो एक संयोगवश होती है, लेकिन बाद में वह जो क्रिया है वो उसके लिए एक नई योजना बन जाती है। पहले 2 वर्षों में वर्ताकार प्रतिक्रिया कई तरीके से बदलती है। प्रारंभ में यह शिशु के स्वयं के शरीर पर केंद्रित होती है। प्याजे के लिए नवजात शिशु की स्वतः होने वाली क्रिया ही संवेदी क्रियात्मक बुद्धि की रचना करने वाली इकाई होती है। इसीलिए इस पहली अवस्था को जीन प्याजे ने संवेदी क्रियात्मक अवस्था नाम दिया है। बालक स्वार्थी व आत्म केंद्रित होता है, यानी वह इतना सब संसार के बारे में नहीं जानता है। क्रिया व उसके परिणाम में संबंध स्थापित कर लेता है, क्योंकि जब वो बार बार वो क्रिया करता है तो उस क्रिया के परिणाम वो संबंध के बारे में वह जान जाता है। बालक में स्मृति, अनुकरण, जिज्ञासा की शक्ति का विकास हो जाता है। स्वयं को वातावरण से अलग वह बच्चा समझता है। अब दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था। यह अवस्था है वो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो देखिए कौन कौन सी है। सूचकता का विकास, वस्तु, शब्द, प्रतिमा व चिंतन का इस्तेमाल जिस चीज के लिए किया जाता है, सूचकता में संकेत व चिन्ह आते हैं। संकेत व चिन्ह महत्वपूर्ण साधक बन जाते हैं। चिंतन व कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग, इसे लाक्षणिक कार्य कहा जाता है, जो 2 अनुक्रियाओं अनुकरण व खेल द्वारा होता है। चिंतन अतार्किक होता है। हाव भाव से अभिनय, रेखा चित्र व रंगीन तस्वीर बनाना, कहानी व गीत सुनने का उल्लास इस समय बच्चे में रहता है। मौखिक भाषा का उसमें विकास इस अवस्था में आ जाता है। बच्चों की संवेदी क्रियात्मक अवस्था से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अर्थात 2 वर्ष की आयु पार करके 7 वर्ष की आयु तक होने वाले विकास के दौर में जाने पर उसकी मानसिक प्रतीक निर्माण प्रक्रिया में असाधारण परिवर्तन होता है, जो अब इस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। शिशुओं में प्याजे के सिद्धांतानुसार संवेदी क्रियात्मक योजना में प्रतीकात्मक योजना में हुआ परिवर्तन और आगे चलकर प्रतीकात्मक योजना में बचपन से वयस्क आयु तक होने वाले परिवर्तन 2 प्रक्रियाओं के कारण होते हैं, अनुकूलन और व्यवस्थापन। इन प्रक्रियाओं के द्वारा उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। अनुकूलन देखिए क्या होता है। परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजनाएं बनाने को क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। यानी अपन अनुकूलन क्या है, परिवेश के साथ सीधा जो क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा जो योजना बनाते हैं वो क्या है, अनुकूलन। इसमें 2 परस्पर पूरक गतिविधियां जो शामिल की जाती हैं। पहली समावेशीकरण, दूसरी है समायोजन। समावेशीकरण देखिए क्या होता है। समावेशीकरण के दौरान हम बाहरी संसार को समझने के लिए अपनी बनी हुई योजनाओं का उपयोग करते हैं। किसके कारण, समावेशीकरण के कारण। उदाहरण के लिए जब कोई शिशु बार बार चीज़ों को गिराता है तब वह उसका अपनी संवेदी क्रियात्मक योजना में समावेश कर रहा होता है। स्कूल पूर्व आयु की कोई बच्ची जब चिड़ियाघर में पहली बार ऊंट देखकर घोड़ा चलाती है तो वह अपनी अवधारणा योजनाओं को खंगाल कर उस योजना को ढूंढ निकालती है जो इस अजीब दिखने वाले जानवर में मिलती जुलती है। समायोजन में यह देखने के बाद कि हमारे वर्तमान सोचने के तरीके परिवेश को पूरी तरह नहीं पकड़ पाते, हम नई योजनाएं बनाते हैं या पुरानी योजनाओं को संशोधित करते हैं। वह बच्चा जो वस्तुओं को भिन्न भिन्न तरीके से गिराता है वह उनके अलग अलग गुणों के अनुसार अपनी गिराने की योजना को संशोधित करता है। और स्कूल पूर्व आयु की वह बच्ची जब ऊंट को कुबड़ वाला घोड़ा कहती तो उसने अपनी योजना को क्या कर लिया है, संशोधित कर लिया है। जीन प्याजे के अनुसार समय बीतने के साथ साथ समावेशीकरण और संयोजन के बीच संतुलन बदलता रहता है। जब बच्चों में अधिक बदलाव नहीं हो रहा होता तब वे समायोजन की तुलना में समावेश अधिक करते हैं।
प्याजे इसे संज्ञानात्मक संतुलन की स्थिति कहता है, जो उसकी दृष्टि में एक स्थिर सहज दशा है। परंतु जब बच्चे तेजी से होते हुए संज्ञानात्मक परिवर्तनों से गुजर रहे होते हैं, तब वे असंतुलन की स्थिति में होते हैं और इस तरह की संज्ञानात्मक उथल पुथल का अनुभव वो बच्चे करते हैं। पियाजे ने संतुलन और असंतुलन के बीच इस प्रकार डालने को दर्शाने के लिए संतुलीकरण शब्द का उपयोग किया है। इस हर बार जब भी संतुलन होता है तो उससे अधिक कारगर योजनाएं उपजती हैं, क्योंकि प्रारंभिक दौर में ही सबसे अधिक समायोजन होता है। इसलिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था प्याजे के लिए विकास का सबसे जटिल दौर है। व्यवस्थापन देखिए क्या होता है। व्यवस्थापन के द्वारा भी योजनाएं बदलती हैं। यह प्रक्रिया परिवेश के साथ संपर्क से अलग हटकर आंतरिक रूप से करती है। जब बच्चे नई योजना बना लेते हैं तो वे उन्हीं पुरानी योजनाओं से जोड़कर पुनर्व्यवस्थित करते हैं और इस तरह एक मजबूत अंतर संबंधित संज्ञानात्मक तंत्र की रचना करते हैं। खेल में संवाद करना इस अवस्था में ये मुख्य रूप से देखा जाता है। बच्चों का कुछ कल्पना करके उसका संवाद करना अर्थात उसे हाव भाव सहित दर्शाना भी प्रारंभिक बचपन में प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के विकास का एक और बढ़िया उदाहरण है। प्याजे का विश्वास था कि नाटक करके नकलें उतारकर बच्चे नई सीखी प्रतीकात्मक युक्तियों को पक्का करते हैं। प्याजे के विचारों के आधार पर कुछ अनुसंधानकर्ताओं ने स्कूल पूर्व बच्चों के नकल खेलों श्वांग में होने वाले परिवर्तनों की पहचान की है। अब इस अवस्था की सीमाएं। आत्म केंद्रित, स्वयं के अलावा दूसरों के प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे भी वैसा ही देखते, सोचते व अनुभव करते हैं जैसा वे स्वयं करते हैं। यह विश्वास होता है कि इस समस्या को उन्होंने 3 पर्वतों की समस्या के रूप में व्याख्यायित किया है। जीववाद, आत्म केंद्रित ही जीववादी सोच को जन्म देती है। निर्जीव वस्तुओं में जीवन के गुण होना, जैसे विचार, भावना इत्यादि। गतिशील वस्तु को सजीव समझना, कल्पनाशील होना, भौतिक घटनाओं को मानवीय अभिप्रायों से युद्ध कर देना, जैसे सूर्य बादलों पर नाराज, सूर्य आज उदास है। क्रमबद्ध तर्क नहीं होना, चिंतन सहज होना, भाषा बच्चे इस अवस्था में सीख लेते हैं। स्वयं से बातें करना, कलेक्टिव मोलेलॉज, आत्म केंद्रित चिंतन, सह चिंतन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, वस्तु के एक ही पक्ष को देखना, इसकी हानि है। अहम भाव बच्चों में आ जाता है। स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना शुरू कर देते हैं। कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, ये विचार उसके मन में आ जाते हैं। छोटे बच्चों में संक्रियाएं करने की क्षमता नहीं होती हैं। संक्रियाएं ऐसी वास्तविक क्रियाओं का मानसिक निरूपण होती हैं जो तार्किक नियमों से चलती हैं। उनकी सोच बंधी हुई, लोच रहित तथा एक समय में परिस्थिति के एक ही पक्ष तक सीमित होती है। साथ ही यह इससे बहुत प्रभावित होती है कि किसी क्षण पर चीज़ें कैसी प्रतीत होती हैं। प्याजे द्वारा आत्म केंद्रीयपन के चरण की पुष्टि करने वाला सबसे भरोसेमंद प्रदर्शन उसकी प्रसिद्ध 3 पर्वतों की समस्या के रूप में किया। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु तक होती है, जिसे जीन प्याजे ने स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। प्याजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक बड़ा मोड़ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, जो लगभग 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इसमें विचार पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत हो जाते हैं, लचीला और व्यवस्थित होता है। वह छोटे बच्चों के बजाय बड़ों की विचार प्रक्रिया से अधिक मिलता जुलता होता है। कौन सी अवस्था में? स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त रूप से चिंतन करना इस अवस्था में बालक शुरू कर देता है। संक्रियाओं का स्पष्ट प्रमाण संरक्षण के कामों को सफलतापूर्वक करने की क्षमता इस अवस्था में आ जाती है। उदाहरण के लिए द्रव्य के संरक्षण के संदर्भ में बच्चे समझने लग जाते हैं और द्रव्य की मात्रा नहीं बदलती जब उसे गिलास से कटोरी में उड़ेला जाए। ये सब बच्चे इस अवस्था में सीखना शुरू कर देते हैं। विचारों में क्रमबद्धता व जटिलता आ जाती है। प्याजे ने पाया कि स्कूल आयु के बच्चों की स्थान विस्तार की जो समझ है वो स्कूल पूर्व आयु के अधिक सही होती है। वस्तुओं को पहचानने, वर्गीकरण करने, संबंध स्थापित करने की शक्ति का विकास इस अवस्था में हो जाता है। दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देना शुरू कर देते हैं। यथार्थवाद का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। संज्ञानात्मक नक्शे
बच्चों द्वारा अपने परिचित बड़े स्थान विस्तारों जैसे कि अपने मोहल्ले या स्कूल के मानसिक को संज्ञानात्मक नक्शे कहा जाता है, ये बच्चे सीख जाते हैं। अब इस अवस्था की जो कमी है वो क्या है? केवल ठोस मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु पर चिंतन कर पाना इस अवस्था की मुख्य कमी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह 11 वर्ष से वयस्क अवस्था यानी आगे तक यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चलती है। चिंतन में पूर्व क्रमबद्धता होती है, चिंतन में वास्तविकता व वस्तुनिष्ठता का विकास हो जाता है, विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित होता है, प्रयोग द्वारा बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं, संभावना से वास्तविकता की ओर बढ़ते हुए समस्या समाधान करते हैं, पेंडुलम दोलन की जो समस्या उसका हल हो जाता है। 4 परिकल्पनाएं दी गई हैं। धागे की लंबाई, उससे लटक रही वस्तु का वजन, वह ऊंचाई जिस पर दोलक को खींचकर छोड़ा जाता है, उस धक्के का बल जिसे वस्तु को छोड़ा जाता है। तार्किक गणितीय अनुभवों की प्रधानता इस अवस्था में आ जाती है। सभी प्रकार के संपर्कों का विकास इस अवस्था में हो जाता है। उच्च स्तरीय संतुलन का विकास भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में वे अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना शुरू कर देते हैं। सभी समस्याओं पर तार्किक चिंतन मूर्त व अमूर्त दोनों शुरू हो जाते हैं। अमूर्त चिंतन का विकास, अमूर्त नियमों का प्रयोग करने की योग्यता बच्चों में आ जाती है। स्थानांतरण की योग्यता का विकास हो जाता है। भाषा संबंधी व संप्रेषण का विकास इस अवस्था में आ जाता है। सभी मानसिक संपर्कों का विकास इस अवस्था में आ जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर यानी वयस्क अवस्था तक जीवन पर्यंत चलती है। परिकल्पनात्मक, निगमात्मक, तर्कणा का विकास इसमें आ जाता है, जैसे समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, निरीक्षण, निष्कर्ष निकालने बच्चे शुरू कर देते हैं। ये सब योग्यता का विकास इस उम्र में आ जाता है। जहाँ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे वास्तविक संसार के साथ संक्रियाएं करते हैं, वहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर संक्रियाओं के साथ संक्रिया करना भी शुरू कर देते हैं। दूसरे शब्दों में विचार करने के लिए उन्हें अब बाहर की मूर्त वस्तुओं और घटनाओं की जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि वे आंतरिक चिंतन करके नए और अधिक तार्किक नियम गढ़ने में समर्थ हो जाते हैं। प्रतिस्थापन सोच, किशोर वास्तविक संसार की परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके विपरीत बच्चे वक्तव्यों पर वास्तविक संसार में मिलने वाले प्रमाणों के संदर्भ में विचार करके ही उनके तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं, उन्हें अब हम इस तालिका के माध्यम से सीखेंगे कि उन्होंने किस अवस्था को क्या नाम दिया और उसकी आयु क्या निर्धारित की और उसकी क्या विशेषताएं हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक जो विकास की जो अवधारणाएं हैं उसकी अवस्था को 4 भागों में बांटा। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 नाम जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चे की अवस्था को दिया। अब इनकी आयु है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक। इसकी क्या विशेषताएं हैं? शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। दोस्तों यहाँ प्रश्न ये बनता है कि जीन प्याजे की जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था उसकी विशेषता क्या है, या उसकी आयु जीन प्याजे ने क्या निर्धारित की है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी उन्होंने अवस्था को नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होती है। इसकी विशेषता है प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। ये इस अवस्था की विशेषता है। तीसरी है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक रहती है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क नहीं कर पाता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानक प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से वयस्क अवस्था तक के जीवन पर्यंत यह अवस्था चलती है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन प्याजे ने नाम दिया। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। किस रूप से? अमूर्त रूप से
करते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन उसमें विकसित हो जाते हैं। ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे की अवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया और इनकी ये आयु और ये विशेषताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं आपको लगातार मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहें।